गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ और नया ये है कि जो कुछ भी क्लास में चल रहा होगा उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि अच्छे हैं उनको फॉलो करते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपकी रिवीजन वगैरह सब कुछ कंटिन्यू रहे, वो करवाता रहूँगा। तो उसी चैन में मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट नाउ क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन स्लिम से हैं, कुछ इरिडो से हैं, कुछ MIT की एक बुक है जॉन राइटर है, तो वहाँ से भी मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, राइट नाउ ये जो क्वेश्चन है वाइकेलिम का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखिए चलते हैं। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आपका प्यार जो भी आपका रहता है वो आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए आप क्वेश्चन को। स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैटर्न है क्वेश्चन को डिस्कस करने का वो यही रहेगा, पेन और ये। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा सब कुछ। नहीं आता तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आर कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, साफ दिख रहा है। फिर ए एंड बी कॉन्स्टेंट फील्ड के थोड़ा सा देखोगे तो ए और बी है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट है। एक तो क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, और दूसरा है व्हाट इज द टोटल चार्ज इन ऑल स्पेस। थर्ड भी है वहाँ पे, वो है व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो अब सुनिए इसका डिस्कशन। पहली बात तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना होता है कुछ पर्टिकुलर सर्कमटेंसेज में, वो मैं बताऊंगा कि क्या सर्कमटेंसेज है। राइट नाउ क्वेश्चन में रो पूछा है, फिर क्यू पूछा है, चार्ज डेंसिटी पूछा है, फिर क्यू पूछा है ऑल स्पेस में, फिर चार्ज पूछा है एक स्फीयर में जिसका रेडियस आर है। ठीक है, ये ऑल स्पेस में पूछा है। तो अगर आप पे सिर्फ ये दो क्वेश्चन होते तो आपको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता, और जनरली यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अगर रो पूछा जाता है तो फिर क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा अलग वे है। तो पहले मैं बी पार्ट से शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर आपसे टोटल चार्ज पूछा जाता, क्योंकि जनरली आपसे चार्ज ही पूछा जाता है, इसको भी करने के दो तरीके हैं, और जो स्वीट है उस पर बात करते हैं। पहला तरीका जो कि सही मतलब स्वीट नहीं है, देखिए अगर आपको ई दिया हुआ है तो समझ में क्या आता है कि आप रो निकाल लीजिए। कहाँ से? डाइवर्जेंस ऑफ ई करके रो इक्वल डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से रो निकाल लीजिए और रो से फिर आप चार्ज निकाल लीजिए। कैसे? इस वे में रो डी टॉर्क। ठीक है, ये दो स्टेप का काम है। एक स्टेप तो डाइवर्जेंस निकालने की, दूसरा है आपको टोटल चार्ज निकालने की। टोटल क्यों निकालना आपको ऑल स्पेस में, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। एक तो ये है जो कि एक लेंदी प्रोसेस है क्योंकि दो स्टेप में काम हो रहा है। दूसरा मैंने बताया कि ये एक स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिए रो में थोड़ा सा झोल होता है। ठीक है, रो में कुछ आपको स्पेशल चीज़ करनी पड़ती है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंस मुझे तो क्यों फाइंड आउट करना है डायरेक्टली अभी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर कोई दो स्टेप में जाता है तो उसका लेंदी पड़ेगा, दूसरा गलत भी हो सकता है रीज़न। रो को स्पेशल फाइंड आउट करना पड़ता है, अगर रो उसका गलत आया स्पेशल वे में फाइंड आउट करना पड़ता है। रो अगर गलत आया तो क्यू भी गलत हो जाएगा, तो इधर से जाएगा। तो स्पेशल अगर चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो उसका गलत भी हो सकता है। दूसरा स्वीट वे है। स्वीट वे में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्वीट वे है इसको आपको हमेशा ही फॉलो करना है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, इसमें कोई स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, आपको क्यों निकालना है तो आप इसी को फॉलो करें। क्या चीज़ है? गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है आप देखिए, गाउस लॉ होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है। क्यों निकालना है तो क्यू एनक्लोज डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। यहाँ से क्यू एनक्लोज कितना हो गया भाई? क्यू एनक्लोज हो गया आपका, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन ऑल स्पेस। ऑल स्पेस का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो आप कर दीजिए इसको। एप्सिलॉन नॉट ई आपको दिया हुआ है, ई आपका देखोगे तो ए ई का पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, और जो डी ए है अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लूँ तो एक पूरा बड़ा स्फीयर ले लूँ
जो कि पूरा ब्रह्मांड को कवर करे, यानी कि उसका जो रेडियस है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो उसका जो डी ए होगा वो क्या होगा भाई, जो आपका स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, आर कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो आर कैप डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं आप, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, सिंपल है, ठीक है। और जो सरफेस है उसके ऊपर आर इक्वल टू आर होता है। राइट नाउ जो सरफेस हो उसके लिए आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ऑल स्पेस की बात की हुई है। तो इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेंगे। थीटा एंड फाई की लिमिट की बात करूँ तो मैं ऑल स्पेस के लिए थीटा आ जाएगा 0 से पाई में, और जो फाई है उसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2 पाई। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। और एक और चीज़ है, इस इंटीग्रल में आपकी 2 लिमिट लग रही हैं, थीटा एंड फाई, और जो थर्ड चीज़ है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। एंड द थर्ड चीज़ क्या है, आर, जो कि इंटीग्रल में है भी यहाँ पर, ठीक है। आर क्या रहेगा, अब पूरे होल स्पेस के लिए जो सरफेस बनेगा स्फीयर का, उसके लिए आर क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी है, तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी आपको इस इंटीग्रल में डालना पड़ेगा। इन्फिनिटी डालोगे तो ए इंटू ई के पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0। तो आर वाला जो टर्म है, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वजह से क्यू हमारा जो है टोटल चार्ज ऑल स्पेस में वो 0 हो गया। मजे की बात यह है कि आपका देखो कितने स्टेप में आंसर आया, जस्ट 2 स्टेप में आंसर है। यहाँ से आप कितने टाइम में निकालते और आंसर 0 आता, और पॉसिबिलिटी बहुत है गलत होने की, ठीक है। तो ये एक आपको स्वीट वे है, इसको ध्यान रखना है। कभी भी ई दिया हुआ है क्यू फाइंड आउट करना है तो आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। और सबसे पहले इसको रखिए, इससे रखने से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अभी मेरे को इंटीग्रल सोल्व करना ही नहीं पड़ा। थर्ड क्वेश्चन इसी वे में कर सकते हैं आप, मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, या चलिए यहाँ कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो अब की बार स्फीयर ऑफ रेडियस आर में पूछा एनक्लोज चार्ज, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, बस जस्ट इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी। इंटीग्रल लिमिट तो यही रहेंगी, क्योंकि स्फीयर में तो थीटा एंड फाई तो ऐसे जाएगा, बस आर टेंस टू इन्फिनिटी था ना, यहाँ आर की जगह आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आप कहो तो मैं इसी कैलकुलेशन से कर दूँ, कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर है और ए बाहर ले सकते हैं, और आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये चीज़ तो बाहर ही आ जाएगी, ए का पावर माइनस बी कैपिटल आर। और जो इंटीग्रेशन बचा वो साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, इसका आपको पता है पूरी लिमिट में क्या आएगा 4 पाई। तो सिंपल एक स्टेप में आपका आंसर है। आप यहाँ से भी लाएंगे तो यही आंसर आएगा। मैं वेरीफाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको अगर लगता है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। मैं रो निकाल के दे देता हूँ, आप रो से ये निकाल लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, आपके दोनों का आंसर यही होगा, ठीक है। एकदम सिंपल मतलब बिल्कुल स्वीट एंड क्विक है, ठीक है। तो स्वीट इसी वजह से बोल रहा हूँ मैं। अब रो फाइंड आउट करने वाला जो झोल है उस पर बात करते हैं। ए पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है आपका रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो को फाइंड आउट करना है तो सीधा सीधा कार्यक्रम दिख गया कि एप्सिलॉन नॉट एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए स्फेरिकल में जो फॉर्मूला होता है आप वो यूज़ करेंगे। तो क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1/h1 h2 h3 एंड आई होप अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो h1 h2 h3 की आपको नॉलेज है। डेल ओवर डेल u1, या फिर ग्रिफिथ को फॉलो करते हैं तो वीडियो देखना आपको जरूर नहीं है। h2 h3 a1 प्लस डेल ओवर डेल u2 एंड यहाँ पर a2 आएगा तो h1 h3 a2 प्लस डेल ओवर डेल u3 एंड यहाँ पर आएगा a3 तो h1 h2 a3। h1 h2 h3 की वैल्यू 1r साइन थीटा होती है स्फेरिकल के केस में, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को पूरा आगे निकाल सकते हैं। u1 u2 u3 हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि r थीटा एंड फाई, ठीक है। लेकिन मुझे ये करना नहीं है एक्चुअली में। क्यों नहीं करना देखिए बताते हैं अभी। अगर आप करोगे ना तो आप गलत आंसर पे लीड करोगे। तो मैं एक बार जो सही आंसर उसको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी इतना सही बच रहा अभी, ठीक है। तो रो को आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो रो हो गया एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई में आप लिख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई को आप इंट्रोड्यूस करा देंगे तो ए, ये ई है आपका, तो मैं इसको थोड़ा अलग वे में लिखता हूँ, ए ई का पावर माइनस बी आर आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखा है ना कि भाई अलग वे में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसको दो वे में लिखना पड़ेगा, मतलब इस वे में लिखना पड़ेगा। क्या मतलब इस वे का कि ये आपका एक स्केलर फील्ड हो गया, ये एक वेक्टर फील्ड हो गया। इस स्केलर फील्ड को अगर मैं एफ बोल दूँ
और इसको ए बोल दूं तो एक्चुअली में मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ एफ इंटू ए का। और इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ ए का क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है कि आपका देखो अल्टीमेटली स्केलर आना चाहिए। तो एक तो एफ को बाहर ले लो, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर दो, प्लस आप ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ कर दो। ठीक है, तो राइट नाउ यू हैव टू डू दिस थिंग। ये एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है, ये स्पेशल चीज़ है जो चल कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, अब दिख रहा होगा है ना, दिख रहा है। तो पहले तो आपको एफ को बाहर लेना है, एफ को बाहर ले लिया, e की पावर माइनस बी आर एंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस थिंग। अब इसका डाइवर्जेंस सबको याद है, ये होता है आपका 4 पाई डेल क्यूब आर वेक्टर 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए, प्लस ए डॉट, तो ए है आपका आर कैप डॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है जस्ट डेरिवेटिव, तो ए की पावर माइनस बी आर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस बी आर का ए की पावर माइनस बी आर इंटू माइनस बी एंड आर कैप, ठीक है, आर कैप से ये डॉट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। रो को आप क्या लिख सकते हैं, रो को लिख सकते हैं आप, रो इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट एंड ए, ये तो सब हो ही गया, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, 4 पाई ए का पावर माइनस बी आर एंड डेल क्यूब आर, ठीक है, प्लस ये सब हो गया, तो माइनस कर देते हैं इसको क्योंकि माइनस बी है, तो ए बी ई का पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आपका रो का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि आप रो से भी क्यू फाइंड आउट करिए और मैच कराइए इन आंसर्स को, तो आप खुद से होमवर्क करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। ये आज का एक क्वेश्चन था, एक नए वीडियो में और क्वेश्चन लाता हूँ। अब ये वीडियो का लेंथ है वो सफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इन दोनों को वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। और वेरीफाई मैं कर देता हूँ, रीज़न ये है कि उसमें आप एक गलती करते हो छोटी सी, तो मैं कर देता हूँ उसको। देखो हम रो को लिख लेंगे, रो को लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। रो हमारे पास है, ये रहा आपका। अब आपको चाहिए था टोटल चार्ज क्यू, जस्ट सेकेंड पार्ट है ऑल स्पेस में, तो क्यू इक्वल टू रो डी टोर करेंगे। तो रो को लिख देता हूँ, रो को लिख देता हूँ, तो दो इंटीग्रल है, दोनों को लिख देता हूँ। फर्स्ट है उसमें आएगा, फर्स्ट टर्म होगी 4 पाई ए एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई ए एप्सिलॉन नोट, ठीक, ई की पावर माइनस बी आर एंड डेल क्यूब आर एंड डी टॉर्क, ठीक है। डी टॉर्क में अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसको डी टॉर्क को ये लिख लेते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपका डिराक डेल्टा फंक्शन होता है तो आपको इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ा सा इसी वजह से, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ डी टॉर्क रखना पड़ता है, और ये जो वॉल्यूम है इसके बारे में सोचना पड़ता है किस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है। कैसे करते हैं अभी समझाते हैं। प्लस में दूसरी टर्म और लिख लेते हैं माइनस, इसको आप लिखिए ए बी को बाहर ले लीजिए, और एप्सिलॉन नोट भी है यहाँ पे तो उसको बाहर ले लिया, और ए का पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड यहाँ डी टॉर्क को ये चीज़ लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है, तो डी टॉर्क को लिख लिया मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। तो अब लिमिट भी लग जाएगी तीनों की लिमिट लगा दीजिए। देखो ऑल स्पेस की बात करें तो आर की लिमिट 0 to इन्फिनिटी होगी, ये एक समझने वाली बात है, एंड आई होप इसमें आपको किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो थीटा एंड फाई की लिमिट तो 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करने का, जब भी डिराक डेल्टा फंक्शन आपके इंटीग्रल में आए, सबसे पहले आपको देखना है कि इंटीग्रल जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो कहाँ पीक ले रहा है, मतलब कहाँ पर डिफाइंड है। वो कैसे पता चलता है, जो आर्गूमेंट है उसको आप 0 कर दीजिए, आर इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है ये। तो अब अगर ये जिस पॉइंट पर डिफाइंड है, इसको मैं बोलूँगा ओरिजिन, जिस पॉइंट पर डिफाइंड है वो इस वॉल्यूम के अंदर है। अगर अंदर है तब तो जो रिमेनिंग है, जिसका मतलब इंटीग्रेशन हो रहा था, मतलब कि ये पार्ट, इसमें आप आर वेक्टर है तो आर मतलब उसकी जगह 0 वेक्टर डाल दीजिए, और कहीं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है तो उसकी जगह ये जो वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 डाल दीजिए, ठीक है। राइट नाउ इसमें आपको आर इक्वल टू 0 डालोगे, ए की पावर 0 1 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1,
तो इसका तो जो आंसर है फर्स्ट इंटीग्रल का वो 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, माइनस इसमें आपको बस कर लो इसको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, e की पावर माइनस बी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई माइनस बी, और e की पावर माइनस डिवाइड बी आर डिवाइड बाई माइनस बी की वजह से प्लस बी हो गया, तो ये बी लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और बाकी साइन थीटा डी फाई का आपका डायरेक्टली 4 पाई हो जाएगा। कुछ कांस्टेंट थे ए बी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अब बी से बी कट ही गया, और 4 ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिमिट लगा दीजिए क्या हो गया, ये देख लीजिए थोड़ा सा, यही लिख देते हैं 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस इन्फिनिटी डालोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, e की पावर 0 डालोगे 1 हो गया, एंड 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड आई होप दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड द आंसर इज 0। और अगर आपको याद है, नहीं भी याद है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर हमारा कितना क्विक वे में आया था। आपको इस अप्रोच में रो फाइंड आउट करना पड़ेगा, रो के लिए झोल करना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी जा रहा है, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेट में आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था आपका, थर्ड पार्ट में था अगेन एक स्फीयर था रेडियस आर का, उसमें फाइंड आउट करना था। तो इसी इंटीग्रल में मैं बात कर लेता हूँ। ये जो वॉल्यूम है वो स्फीयर हो जाएगा रेडियस आर का। अब स्फीयर हो जाएगा रेडियस आर का, तो क्या ओरिजिन उसके अंदर है? यस है। तो अगर अंदर है तो इसी में r इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो फर्स्ट टर्म का जो इंटीग्रल है वो तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सेकंड में बस फ़र्क कहाँ पे आएगा, सब कुछ ओके है, बस ये लिमिट चेंज होगी। तो लिमिट चेंज होगी तो मैं डाल देता हूँ, लिमिट हो जाएगी 0 से r, तो 0 से r डाल दो बस। 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूँ मैं, 4 पाई ए, चल कोई नहीं यहाँ लिख देते हैं, 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। 0 टू r लगाएंगे तो e की पावर माइनस बी आर, एंड e की पावर 0 डालेंगे तो -1, ठीक है। ये आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। मैंने थोड़ा क्विक कर दिया, होपफुली आप समझ जाएंगे। इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस क्यों लिखा आपने, पहले बीच में प्लस ही था, प्लस था ना लिमिट पुट करते टाइम, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और +4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई का पावर माइनस बी आर, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्यू आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई का पावर माइनस बी आर। अब ब्यूटी देखिए आप, ब्यूटी देखिए स्वीटनेस की, देखिए आप, जस्ट एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर है, जस्ट एक सिंगल स्टेप में आंसर है। सेम आंसर आपको यहाँ से ऑब्टेन हुआ है, तो मैंने वेरीफाई भी कर दिया पूरा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई का पावर माइनस बी आर, यस सेम आंसर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक स्पेशल क्वेश्चन है ग्रिफिथ का, सॉरी ग्रिफिथ नहीं, ये आपका क्वेश्चन है वाई की लिम से। वाई की लिम में एक और चीज़ बता देता हूँ, वाई की लिम का पहला ही क्वेश्चन है। वाई की लिम में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1/r² की जगह 1 मतलब जस्ट r दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिखा हुआ है ए ई का पावर माइनस बी आर डिवाइड बाई जस्ट r एंड r कैप। तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर r² आना चाहिए, ठीक है। उसका आप ध्यान रख लीजिए अगर आप वाई की लिम पे जाते भी हो तो, ठीक है। और ये स्पेशल है, किस वे में स्पेशल है, अगेन अब मैं पूरा कंक्लूड कर दूं। रो को फाइंड आउट करने में स्पेशल है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये जो वे है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अब बोलेंगे सर कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाउट आता है कि जिनके लिए ये चीज़ स्पेशल है। तो सिर्फ यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिए ये स्पेशल है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है कि 1/r² r कैप आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।